हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देखिए दोस्तों, आप लोगों के ही कहने पर मैंने ग्रुप डी के मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जो रेलवे में पूछे गए थे। तो अब उसी अनुसार हम आपके जो रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो रेलवे में पूछे गए हैं उनको भी कराएंगे। देखिए, इसको हल करने से ये पता चलेगा कि आपके एग्ज़ाम में जो ये प्रश्न है कैसे पूछा जाता है। जैसे मैथ के प्रश्नों को प्रैक्टिस करते हैं तो पता चलता है कि हाँ, इस लेवल तक मैथ के प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे आज आप लोगों को पता चलने वाला है कि रीजनिंग के कैसे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि रीजनिंग का कभी कभी लेवल भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो आपके सारे जितने भी प्रश्न हैं आप लोग बिल्कुल भी वीडियो को इसकी मत करिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। क्योंकि रीजनिंग के भी प्रश्न भी अच्छे अच्छे होते हैं जिनको करने में और ही इंटरेस्ट रहता है, मज़ा आता है, क्योंकि प्रश्नों को ईजिली तरीके से हल भी किया जा सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दर्पण को एमएन रेखा पर रखे जाने पर निम्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब चुनें। देखिए, आप लोग ध्यान से समझिएगा। अगर आपको ये समझ में ना आए, अगर दिखे ना सही से, तो आप वीडियो को क्वालिटी अच्छे से कर लीजिएगा, 360p पर भी करके देख लीजिएगा तो देखने में अच्छा आ जाए। क्योंकि रीजनिंग के प्रश्न थोड़ा आप लोगों को कम हो सकता है दिखाई दे, तो आप लोग देखिएगा, तब आप लोग मज़ा आएगा पूरा देखने में। यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, जैसे उसका उल्टा, जैसे यहाँ पे कोई दर्पण है, यहाँ पे जो बनता है ये इसका जस्ट इधर विपरीत ही बनता है। तो जैसे कि यहाँ देखा गया, यहाँ सर्किल को देखिए भरा गया है, यहाँ सर्किल को नहीं भरा गया है। और इसे यहाँ नीचे देखिए, आपका जो आयत है यहाँ पर भी भरा गया है, इधर नहीं भरा गया है, तो इसका उल्टा बन जाएगा। तो देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है। आपका देखिए ऑप्शन नंबर है, ये खाली वाला इधर आ जाएगा, भरा वाला इधर आ जाएगा, ठीक है। और आपका इसे नीचे भी है, भरा वाला इधर आ जाएगा और खाली वाला इधर आ जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर यही सही है। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। देखिए, आपका रीजनिंग अच्छी होगी, बहुत ही अच्छी होगी। बस मैं एक इसलिए प्रैक्टिस करा रहा हूँ आप ही लोगों के कहने पर, कि रीजनिंग के भी प्रश्नों को पता चले कि एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। तो इससे आप लोगों को एक एक्सपीरियंस लगेगा, पता चलेगा कि हाँ, इस लेवल तक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, और आप लोग अपने आप से बना लेंगे आप लोग बहुत ही अच्छे से। देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला का अगला अक्षर ज्ञात करें। देखिए, आप लोग खुद से भी कोशिश करिए कि हाँ, मुझसे ये प्रश्न बन जाएगा, क्या मैं ये प्रश्न कर लूँगा। तो आप लोग भी एक अच्छा लगेगा कि हाँ, मैं इस प्रश्नों को कर लूँगा। तो आप लोग जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करा करिए, आपसे भी, अपने आप से भी खुद कोशिश ज़रूर करा करिए। देखिए, इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। आप एग्जाम में बैठे हैं, तो अगर कभी कभी इस टाइप के प्रश्न नहीं समझ में आता, तो आप लोग क्या करिए, जो इसका स्थान होता वो लिख लिया करिए, तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ जा करे। जैसे 3 हो गया, डी का 4 हो गया, एफ का 6 हो गया और आई का 9 हो गया, ठीक है। आई का कितना हो गया, 9 हो गया। अब देखिए, इसमें कितना ऐड हो रहा है, +1 हो रहा है। जैसे अगर ना समझ में आए तो ऐसे लिख दिया करिए, इसमें +2 हो रहा है, इसमें +3 हो रहा है, तो इसमें प्लस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो +4 क्या हो जाएगा, 13। 13 को क्या बोलते हैं, एम कोई है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। जब भी अगर इस टाइप के प्रश्न ना समझ में आए, कि जैसे C, D, F, I, तो इनके जो स्थान होते हैं उनको लिखा करिए। मतलब इनके ABCD में क्या स्थान होते हैं। C का जैसे 3 होता है, D का 4 होता है, ठीक है। F का कितना होता है, F का आपका 6 होता है। I का कितना होता है, आपका 9 होता है। M का कितना होता है, आपका 13 होता है, ठीक है। ऐसे पता करेंगे। P का 16 होता है। जब ये लिख लेंगे तो आपको और ही आसानी से कम समय में कर सकते हैं। कभी कभी क्योंकि समझ में नहीं आता है कि इसके अक्षरों को हम कौन सा स्थान दें, जब याद रहेगा तो आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से जो है आपके कथन निष्कर्ष के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। और ये बहुत सिंपल सा प्रश्न होते हैं। आप लोग समझिएगा, आप लोग पढ़े होंगे बहुत ही अच्छे से, मैं फिर से बताता हूँ, लेकिन आप लोग अगर खुद से भी पढ़े होंगे तो आपको आसानी से मस्त समझ में आ जाएगा कि ऐसे प्रश्नों को किया जाता है। देखिए, दिए गए कथनों को सत्य मानिए, भले ही वो सामान्यतः मान्य तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, और उसके आधार पर तय कीजिए कि दिए गए कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। देखिए, कथन क्या बोला, कुछ धातुएं लोहा है। देखिए, ऐसे बनाएंगे, ठीक है, ऐसे बनाएंगे, ठीक है। ये कुछ धातुएं मेटल हैं और ये कुछ लोहा है, आपका क्या है, आयरन है, ठीक है। कुछ लोहा भारी है। अब कुछ लोहा जो है इनका क्या है, वेट भारी है, ठीक है। ये मतलब एक दूसरे से कुछ कुछ करके मिले हैं, कोई एक में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा क्या गया इसका निष्कर्ष, सभी लोहा धातुएं हैं। क्या ये सभी लोहा जो है धातुएं हैं, नहीं, क्योंकि देखिए कुछ लोहा धातुएं, सभी थोड़ी हैं। सभी क्या होता है, जब एक दूसरे के अंदर समाहित होते, तो मतलब ये आपका ऑप्शन नंबर ये तो नहीं हो सकता, ये मतलब गलत बोल रहा है। कुछ लोहा आपका दूसरा क्या बोला गया, सभी भारी धातुएं हैं। क्या ये जो सभी हैं ये धातुएं हैं यहाँ पर मेटल में, नहीं है,
क्योंकि यहाँ देखिए एक दूसरे से दूर है, कोई इनका संबंध नहीं है, ना एक दूसरे के अंदर समाहित है, तो ये भी गलत कह रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है, मतलब ये कोई भी अनुसरण नहीं कर रहा है। देखिए बहुत सिंपल सा पूछा जाता है, कभी कभी हम लोग जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। अगर प्रश्नों को ध्यान से समझें तो इतना टफ प्रश्न नहीं रहता है, आप लोग जल्दबाजी में प्रश्नों को गलत कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों अगर प्रश्न को समझ में आता है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करा करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करा करिए और पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे से प्रश्नों को सीरीज करा रहा हूं, क्योंकि जस्ट आप लोग एग्जाम डेट भी आ गई है, बताया जा रहा है कि जुलाई से एग्जाम चालू हो जाएगा। तो इससे आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट हो, आप लोग बहुत ही अच्छा परफॉर्म करें, आप एक एग्ज़ाम को इस बार क्वालिफाई करें। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और रीजनिंग के भी प्रश्नों पे फोकस करिएगा। इसलिए मैं सारे डाउट क्लियर कर रहा हूँ, चाहे मैथ हो और चाहे रीजनिंग हो, कैसे प्रश्न पूछा जाता है सारा आप लोगों को डाउट क्लियर हो जाए। देखिए कौन सा बेन आरेख निम्नलिखित के बीच के संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कभी कभी क्या रहता है इसको भी हम लोग गलत कर देते हैं। गलत क्यों होता है? क्योंकि जल्दबाजी में रहते हैं, आता तो प्रश्नों को है, लेकिन जब एग्जाम टाइम रहता है तो वहाँ पर मतलब कि एक डर के कारण बोला जाए या किसी के कारण बोला जाए तो जल्दबाजी में गलत हो जाता है, तो वो गलत नहीं करना है। देखिए व्हेल, जहाज, महासागर, तो इनको पता करना है कि इनके बीच एक अच्छा सा जो बेन आरेख है वो कौन सा सही ढंग से प्रदर्शित करता है। तो देखिए समझिएगा, अगर यहाँ से देखें क्या ये अलग होते हैं? व्हेल, महासागर और जहाज अलग होते हैं? ये अलग नहीं होते हैं। ठीक है, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन से भी आप लोग कर सकते हैं, ये अलग नहीं होते, एक दूसरे से मिले जुले होते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। अगर देखें तो हमारा ये जो महासागर होता है, ठीक है, ये महासागर हो गया। अब महासागर के अंदर देखिए व्हेल भी आता है और आपका क्या आता है? जहाज भी आता है। व्हेल भी आता है, जहाज भी आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, इन प्रश्नों को कभी कभी जल्दबाजी में गलत होते हैं। जैसे मैंने बताया कि प्रश्न आते रहते हैं, लेकिन जल्दबाजी में कोई दूसरा ही ऑप्शन क्लिक कर देते हैं, लेकिन आपको लगता है मैंने सही किया है, लेकिन जब एग्जाम के बाहर निकलते हैं तो आपको पता चलता है या आपका आंसर की आती तब पता चलता है कि ये प्रश्न गलत मुझसे क्यों हो गया, क्योंकि बहुत ही ईजी प्रश्न था। उम्मीद करता हूँ सारे डाउट आप लोग क्लियर कर रहे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को करा रहा हूँ। देखिए रीजनिंग का लेवल जो रहता है, रीजनिंग का लेवल इतना टफ नहीं रहता है, बस ये आप लोगों के जल्दबाजी में जो प्रश्न होते हैं ये गलत होते हैं। ठीक है, जल्दबाजी में जो अगर आप लोगों को देखा जाए, जिन लोगों की अगर मैथ अच्छी होती है उन लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि मैथ ही एक ऐसा है जो आपका एवरेज करा देता है, मतलब एक एवरेज औसत तक पहुँचा देता है कि एग्जाम के लिए क्वालिफाई करे। स्कोर एक अच्छा मैथ से ही बनता है, क्योंकि मैथ के प्रश्नों को बहुत कम बच्चे कर पाते हैं, क्योंकि इसमें कुछ याद करना नहीं रहता। आप लोग क्या रहता है, जितना प्रैक्टिस पे रहता है वो डिपेंड रहता है, उतना ही अच्छे नंबर लाने में आपको मदद करता है। तो आप लोग ज़्यादा करके मैथ पे फोकस करिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, ज़्यादातर करके मैंने मैथ के ही वीडियो बनाया हुआ है और प्लेलिस्ट भी नीचे लिंक पे दिया गया है। और मैं इसीलिए आप लोगों के लिए भले ही क्लास ना ले पाऊँ बड़ी, लेकिन शॉर्ट वीडियो अपलोड करता रहता हूँ मैथ के, कि इस प्रश्न को कैसे करें, इस प्रश्न को कैसे करें। आप उनको जरूर देखा करिए, बहुत ही आप लोग फ़ायदा होने वाला है। जितने भी बातों को बता रहा हूँ, अगर इन बातों को आप लोग समझते हैं तो आप लोग मैथ रीजनिंग अच्छे से तैयार हो जाएगी। देखिए यदि आपका लिखा गया PIP, पाइप को लिखा जाता है आपका 169165, तो SWAN को अंतिम अक्षर क्या होगा? अब देखिए यहाँ पर एक बात समझने वाली है, हम प्रश्न में पूछा क्या जाता है ये नहीं समझते हैं, हम प्रश्न को उतारना चालू कर देते हैं। अगर हम प्रश्न को समझ लें तो हमको उतना जितना समय लगता है उतना कम समय से पहले हम कर लें। देखिए आप यहाँ पे समझिए, P को 16 लिखा जाता है, I को 9 लिखा जाता है, P को फिर 16 लिखा जाता है, E को 5 लिखा जाता है। अब यहाँ पे बोला गया SWAN का अंतिम अक्षर क्या होगा? अब हमको ना तो S का निकालना है, ना तो W का निकालना है, ना तो A का निकालना, हमको निकालना N का। N का कितना होता है? 14 होता है, लेकिन 14 में इसका अंतिम अक्षर क्या है? आपका 4 है। तो आपका ऑप्शन नंबर B सही हो गया। अब यही होता है आपका जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, जो आपको समझते हैं कि एग्जाम में कैसे प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है। हमसे ना तो ज़रूरत थी यहाँ पे S के मान निकालने की, ना तो W की, ना तो A की। ठीक है, इनकी तीनों की मान नहीं थी निकालने की, जो कि ज़रूरत किसकी थी? हमें लास्ट वाले, क्योंकि अंतिम अक्षर का पूछा गया है। तो ये सब आपका यूनिक मेथड होते हैं जो आपको समझना पड़ता है कि प्रश्न में पूछा क्या गया है, हमको निकालना क्या है, क्योंकि आप लोगों के एक सेकंड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सेशन का, उत्तर आकृति का कौन सा चित्र प्रश्न आकृति में दी गई दोनों आकृतियों के मेल से बना है? इसमें बोला क्या गया, ये दो आकृति दी गई हैं।
और यही बोला गया इन दोनों की आकृतियों को मेल करके, मतलब आपस में इन दोनों को हम मिला करके ऐसी कौन सी आकृति बना सकते हैं आपके ऑप्शन बी सी डी में, तो यही बताना है। तो देखिए इसमें पता करेंगे, अगर हम ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर ए को देखें, तो ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं तो ये देखिए ये उल्टा बना हुआ है इसका, ठीक है, ये इसका उल्टा यहाँ पे बना हुआ है, इसका तो कोई मेल नहीं। अगर हम ऑप्शन बी को देखते हैं तो ऑप्शन बी को देखते हैं, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट इतना हो गया और उसके बाद ये जो पार्ट है ये इधर का इतना पार्ट, ये वाला पार्ट हो गया। मतलब ध्यान समझिएगा, आप यहाँ से बी वाले ऑप्शन को समझिएगा। देखिए यहाँ पे देखिए ये पहला पार्ट जो है ये आगे वाला हो गया, ठीक है, आगे वाला हो गया पहला पार्ट, और देखिए ये सेकंड पार्ट जो है यहाँ से स्टार्ट हो गया, ये देखिए ये सेकंड पार्ट हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, आपका सी नहीं हो सकता, ना तो डी हो सकता है। देखिए समझना बहुत जरूरी है, ऑप्शन सी बदल दें तो देखिए ए से आपको डाउट हो गया कि ये नहीं हो सकता, डी से भी आपको क्लियर हो गया नहीं हो सकता, अगर सी और बी में निकालना भी चाहें तब भी यहाँ पे आप लोग निकाल सकते हैं। तो आप लोग ध्यान से समझिए, प्रश्नों को बिल्कुल भी गलत मत करें, जल्दबाजी ना करें, आप प्रश्नों को समझना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, क्योंकि जब प्रश्न एक बार आपको समझ में आ जाता है तो आप लोगों को प्रश्नों को हल करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। जब समझ में नहीं आता है तब प्रश्नों में ज़्यादा टाइम लग सकता है। देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करें। 5-1 नहीं है, ये आपका 5-9 है, 7J है, आपका 11 दिया गया L है, 17 O है। अब देखिए इसमें कभी कभी क्या रहता है कि जो अक्षर दे देता है संख्या दे देता है, तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन में नहीं रहना, आपको एक तरीका बता रहा हूँ बहुत अच्छा। संख्याओं को कभी करें तो एक जैसा हल करें, उसमें देखें क्या अंतर हो रहा है, क्या जुड़ रहा है, क्या घट रहा है, और जो अक्षर हैं उसमें देखें अलग। कभी कभी क्या रहता है हमको ऑप्शन से पता चल जाता है। देखिए 5 में देखिए 7 हुआ प्लस 2 हुआ, ठीक है, 7 से 11 हुआ प्लस 4 हुआ, 11 से कितना हो गया, इसमें देखिए 6 हो गया, मतलब सम संख्याएं जुड़ रही हैं, 17 हो गया। फिर इसमें कितना जुड़ेगा, प्लस 8 जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 25। तो 25 देखिए कोई ऑप्शन में ना तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो सकता है, ना तो आपका फर्स्ट हो सकता है। तो देखिए ऐसे पता करते हैं, अगर 25 अभी एक ही ऑप्शन में होता तो उसको हल कर सकते थे, ठीक है। अब देखिए आई में देखिए जे से कैसे, IJLO, इसमें देखिए कितना हो गया, ये कितना होता है आपका, यहाँ आई से जे +1 हो गया, यहाँ देखिए यहाँ पे +2 जुड़ा, क्योंकि एल का मान देखिए इसका 9 होता है, इसका 10 होता है, इसका 12 होता है, इसका कितना होता है 15 होता है। अब देखिए यहाँ पे +3 हो गया, अब यहाँ पे कितना जोड़ेंगे, +4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19 का कितना होता है आपका एस होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए कभी कभी अभी क्या रहता है, यहाँ पे अगर एक ही ऑप्शन में 25 रहता तो हमको सिर्फ यहीं से पता चल जाता कि हमको यहाँ पे 25 आएगा, लेकिन 2 ऑप्शन में दिया गया इसलिए पूरा हल करना पड़ा। लेकिन आप लोगों को समझना भी पड़ेगा कि हम प्रश्नों में कितने कम समय में कितने अच्छे से कर लें। देखिए ये प्रश्न दी गई आकृतियों में से कौन सी उत्तराकृत प्रश्न आकृति श्रृंखला में रिक्त स्थान पर आएगी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें हमको पता चलना रहता है कि ये सीरीज क्या बन रही है। जैसे कि हमारा ये दिया गया है, यहाँ से देखें इसमें क्या सीरीज बन रही है, तो वैसे यहाँ से हमको सीरीज क्या बनेगी। बहुत ही सिंपल प्रश्न रहते हैं ये, आपका एक देखा जाए तो बहुत ही यूनिक प्रश्न रहते हैं कि इसको कोई भी कर सकता है। लेकिन कभी कभी हम बताएं ना, रीजनिंग के प्रश्नों में जल्दबाजी बहुत करते हैं। यहाँ पे देखें ये जो सर्किल है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसमें एक दूसरे के लास्ट पर हैं, तो यहाँ पे देखें ये भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये इसका जो आयत है एक दूसरे के अंतिम छोर पर होंगे, तो ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। यहाँ सर्किल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे आयत है, यहाँ पे एक सर्किल एक आयत दिया गया, ये नहीं हो सकता, ये तो ऐसे भी नहीं हो सकता। आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, इन प्रश्नों को समझना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये जब एग्जाम में पूछे जाते हैं तो हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। अब इस प्रश्न को समझें, ये कथन निष्कर्ष का है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, कैसे इनको हल करना है। देखिए दिया गया है, दिए गए कथन को सत्य मानिए, ठीक है, भले ही वह सामान्यतया मान तत्वों से भिन्न प्रतीत होता है, उसके आधार पर तय कीजिए कि दिए गए कौन से निष्कर्ष कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। देखिए कथन क्या बोला गया है, हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती, ठीक है। जो बोला गया है हमको वही इसमें ढूंढना है निष्कर्ष में, ठीक है। क्या वो फॉलो हो रहा है, क्या वो सत्य हो रहा है कि नहीं। हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती। अब देखिए यहाँ क्या बोला गया है,
जो वस्तुएं बाहर से अच्छी दिखाई देती हैं वो शायद अंदर से अच्छी नहीं होती। सही तो बोला गया है, यहाँ पे यही चीज़ बोला गया है, क्योंकि हर चमकती वस्तु सोना नहीं हो सकती, और हम किसी भी वस्तु को उसके बाहर से जो अच्छी दिखाई देती है वो शायद अंदर से अच्छी नहीं होती है। मतलब यही चीज़ें यहाँ पर भी बोला गया है। अब यहाँ देखिए, हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बनावटी आचरण के पीछे आंतरिक रूप सत्य की कल्पना नहीं कर सकते। ये बात सही है, हम किसी भी इंसान के जो बनावटी रूप है उसके पीछे के क्या आंतरिक सत्य है वो कल्पना नहीं कर सकते। तो यहाँ पे यही भी बोला गया, हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती। मतलब ये दोनों निष्कर्ष फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये दिख नहीं रहा होगा, ये क्या है आपका, क्या बोला गया है यहाँ पे देखिए, ये वाले ऑप्शन से नहीं मतलब है, आपका ऑप्शन नंबर ए है। केवल आपका बोला गया निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही पालन करते हैं, ना कि आपका दिया रहेगा केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करते हैं या 2 कोई नहीं अनुसरण करता। ये क्या करते हैं, दोनों ही आपके ये फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो यहाँ बोला गया है वही चीज़ें यहाँ पर बताई गई, उसका निष्कर्ष क्या होता है, मतलब उसका मेन निष्कर्ष क्या निकलेगा। अब देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। निम्नलिखित श्रृंखला में निम्न प्रश्न को कौन सा विकल्प प्रस्थापित करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसे भी बताया ना कि हम इसके बीच देखते हैं क्या अंतर हो रहा है, तो इसके भी यहाँ पे पता करके हम पता कर सकते हैं। देखिए रीजनिंग के आप लोग आज जो क्लास करा रहा हूँ इससे एक आप लोग एक्सपीरियंस लगेगा कि रीजनिंग का लेवल ऐसा ही रहता है। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस पे डिपेंड करेंगी। और आपका एक पूछ लेता है सर्किल वाला भी पूछ लेता है, उसके वृत्त निकालना है, त्रिभुज कितने बनेंगे, या तो ये सब चीज़ें पूछता है, ठीक है। देखिए यहाँ देखें तो ये यहाँ पे इसका विपरीत बना है, ये नीचे वाला पार्ट ऊपर हो गया है, ऊपर वाला पार्ट नीचे हो गया है। तो वैसे देखें तो यहाँ जो ये इसका पार्ट है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ स्टार्टिंग से ये इसका उल्टा बनेगा। मतलब ये जो प्लस है ये जो आपका दिख रहा है ये इधर आ जाएगा। तो देखिए आपका ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ना तो सी हो सकता है, ऑप्शन से देखिए ना तो डी का कोई मेल खा रहा है, ठीक है। अगर बी में देखें तो ये बाहर निकल रहा है, ये देखिए ये सर्किल के बाहर निकल रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो आपका ऑप्शन से अगर देखते हैं तब भी पता चल जाता है। देखिए कब जब आपका प्रश्न कभी भी समझ में ना आए तो आप ऑप्शन देखें। देखिए यहाँ पर देखें, ठीक है, यहाँ पर देखें तो इससे इसका विपरीत बन रहा है उल्टा, तो यहाँ पे देखिए इसका उल्टा ही बनेगा। तो देखिए डी से हमारा कोई संबंध नहीं निकल रहा, सी से कोई नहीं निकल रहा, बी से नहीं निकल रहा, तो ए से निकल रहा है। उम्मीद करता हूँ इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और दोस्तों आप लोग रीजनिंग के जो आज प्रैक्टिस किए हैं इससे पता चलेगा कि रीजनिंग का लेवल यही रहता है। हाँ 1-2 प्रश्न रहते हैं, जैसे आपका त्रिभुज गिनना पूछ लेता है, ठीक है, वो कैसे होता है, आयत का पूछ सकता है, वो आप लोग फार्मूला भी याद किए होंगे, ट्रिक भी याद किए होंगे, उनको समझ गए होंगे, ठीक है। और जितने भी टाइप के होते करा दूंगा, और आप लोग बोलेंगे तो मैं इसकी और भी क्लास लेके आऊँगा। बस आप लोग एक कमेंट करने की ज़रूरत है, एस, या कुछ भी बोलिएगा कि कमेंट कर दीजिएगा यस, एक इसकी नेक्स्ट वीडियो भी आए, या बताइएगा क्लास कैसी लगी। और आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा। जितने लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों के लिए अब रेगुलर लाएंगे। अब आप लोगों के लिए जो अगर आप लोगों के लिए बड़ी क्लास नहीं हो सकती है जैसे मैथ की या रीजनिंग की, तो आप लोगों के लिए शॉर्ट क्लास होती रहती है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि आप लोगों का टाइम बिल्कुल बेकार मत जाए, चाहे एक ही कंसेप्ट क्लियर हो, लेकिन आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हो, इसलिए आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड होती रहती है। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।